क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कोई भी स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसे बाबा मैथ्स वाले चैनल पे सीरियल वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक। एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल का सीरियल वाइज फुल प्लेलिस्ट मिलेगा, और जो लोग आईआईटीज वगैरह का तैयारी करते हैं उनके लिए भी वो प्लेलिस्ट में वीडियोस बन रहे हैं। बहुत सारे पार्ट बन भी चुके हैं, वो लोग जाके देख सकते हैं। वो आईआईटीज लेवल तक के क्वेश्चंस उसमें, मतलब उस सिलेबस को भी फॉलो किया जा रहा है। तो और वो भी सीरियल वाइज है, फुल प्लेलिस्ट है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 टू द पावर n are in the ratio 1:3:5, find n and r। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में कोफिशिएंट की बात की जा रही है। किस कोफिशिएंट की? तो r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 टू द पावर n। एक बात बताओ, x प्लस 1 टू द पावर अगर n लिखोगे तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, ज़रा हमें बताना। NCR लिखोगे और x के ऊपर पावर लिखोगे n माइनस r, और 1 पे पावर बनेगा r, यही बनेगा ना। तो उस समय अगर हम तुमसे बोले कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में चीज़ों में इसमें से इसको घटाया जा रहा है, लेकिन याद करो कि x प्लस 1 को क्या हम लोग 1 प्लस x नहीं लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा हमें कि इसका जनरल टर्म जो होगा, मतलब NCR लिखेंगे अगर, तो पहला पे पावर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, और जो सेकंड x है वो c का डायरेक्ट लोअर सफिक्स जाएगा। बात समझ रहे हैं? आ रही है समझ में? तो अब देखो, ये तो हो गया मान लो जनरल टर्म, ये तो हो गया जनरल टर्म। अगर हम बोलें कि ये कहानी मतलब x प्लस 1 का पावर n लिखो, अच्छा है 1 प्लस x का पावर n लिखो, बात तो एक ही है। बोलो, दोनों बात तो सेम ही है ना। तो इसको हम 1 प्लस x का पावर n कर देते हैं। हाँ, अब हमसे बोला है कि r माइनस 1th टर्म, मतलब 3 को रेशियो दिया है, तो 2 का रेशियो तो लिख ही सकते हैं। इसका रेशियो लिख सकते हैं, और फिर इसका रेशियो लिख सकते हैं। हाँ, समझ रहे हो बात को? कैसे लिख सकते हैं? तो हम ये कह देंगे कि r माइनस 1th टर्म, और वो भी कोफिशिएंट की बात हो रही है, x की बात नहीं हो रहा, याद रखना। r माइनस 1th टर्म या कोफिशिएंट लिख लो, और डिवाइडेड बाई फिर कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 के बाद rth टर्म, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म लिख दो। वो कितना है तुम्हारा? 1/3। बात समझ में आ रही है? अब r माइनस 1th टर्म की अगर बात होगी तो इसका मतलब tr की बात हो रही है कि tr माइनस 1 की बात हो रही है, और rth टर्म की बात हो रही है तो tr की बात हो रही है। ये 1/3 है। अब आप हमें बताओ कि अगर r माइनस 1 रहेगा तो जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग NCR वाला, उसमें हम, याद है ना, ये जितना रहता है उससे एगो कम लिखते हैं। तो यहाँ पे c के नीचे क्या लिखेंगे बताओ? r माइनस 1 कम लिखते हैं, r माइनस 1 पहले से है, तो r माइनस 2 होगा ना। बोलो, बात समझ रहे हो? और नीचे क्या होगा? और कोफिशिएंट की देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट की बात हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग r माइनस 1th टर्म नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, फिर उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ r माइनस rth टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा? NC r माइनस 1 होगा। बात समझ में आ रही है? ये 1/3 होगा, क्योंकि रेशियो तो कोफिशिएंट का ही ना दिया है। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कहानी कुछ ऐसा। इसको सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे। सिमिलरली
सिमिलरली टी आर, अगर टी आरथ टर्म ले लिए और टी आर प्लस 1th टर्म ले लिए, उसका रेशियो हम लोग 3:5 लिख सकते हैं यहाँ से। बोलो। और यहाँ पे आप कोफिशिएंट लिख दो, वो बेहतर है। कोफिशिएंट ऑफ। अब टी आर लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, एन सी क्या लिखोगे, R-1, और नीचे एन सी R+1 है तो एन सी आर से काम चल जाएगा, और वो 3/5। बात समझ में आई? अब इसका अगर मान लो हमको सिंप्लीफिकेशन करना है, सबसे पहले इसको कर लेते हैं, इसका क्या होगा बताओ। ऊपर का फैक्टोरियल देखो, इसको हम R-1 नहीं ना जानते हैं कि R-1 क्या गो टर्म है, 10 गो है कि 20 गो है कि n को घटते क्रम में लिख देंगे। तो डायरेक्ट इसको फार्मूला से करेंगे, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, और दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो n-R-1 का फैक्टोरियल। बात समझ में आई? डिवाइडेड बाई ऊपर फिर NCR है तो n का फैक्टोरियल, नीचे r का फैक्टोरियल, n में से r घटेगा तो n-r का फैक्टोरियल। अब ये n का फैक्टोरियल से कट जाएगा, बोलो कटेगा ना। ये r-1 है और ये r फैक्टोरियल है, यहाँ बताना क्या है, ये n-r अब +1 हो जाएगा, यानी कि ये सबसे ऊपर जाएगा सबसे पहले, तो ये वाला नीचे वाला टर्म, तो r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r का फैक्टोरियल है ना, सॉरी n-r ऊपर ही ना जाएगा, दोनों टर्म जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल, और नीचे R-1 का फैक्टोरियल, और फिर n-r+1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 3/5 हो गया। अब ज़रा बताओ, ऊपर वाला जो r है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r × R-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर वाला एगो ज़्यादा है, नीचे वाला एगो कम है, तो ऊपर वाला को घटते क्रम में जब लिखेंगे तो एगो कम कर देंगे। उसी तरह से n-r पहले से कम है, क्योंकि n-r+1 एक ज़्यादा है ना, तो जो ज़्यादा है उसको कम में लिख सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, इसको n-r+1 है, अब a को घटा देंगे तो n-r हो जाएगा डायरेक्ट, और ये देखो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, यहाँ पे r आएगा तो ये 5r हो गया, और इधर 3n हो गया -3r हो गया, अब +3 हो गया। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये आ जाएगा 5 और 3 8r, और बराबर 3n + 3। बात समझ में आया? इसको हम इक्वेशन नंबर मान लो 2 मान के रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ से निकालने वाले हैं, तो सबसे पहले प्रिंट कर लीजिए इतना, क्योंकि मिटाएंगे हम। देखो तुम बोले कि सर ये वाला थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, यही वाली कहानी अब यहाँ यूज होगी, इसको समझो, फिर उसको भी समझा देंगे, ठीक है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर वो भी समझ लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले NCR-2 है तो ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, और नीचे का नीचे फैक्टोरियल, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डायरेक्ट अब कर दो, n-r+2 हो जाएगा, n-r+2 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि घटा रहे हैं, तो जब ऊपर में से नीचे घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस तो होना ही है, और नीचे n का फैक्टोरियल, फिर उसके नीचे r-1 का फैक्टोरियल, और दोनों को हटाइए तो n-r+1 हो जाएगा, n-r+1 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो 1/3 के बराबर है।
अब ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कटेगा। अब ये बताइए कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो सबसे ऊपर जाएगी क्योंकि वो चौथा पोजीशन पे है। तो r-1 का फैक्टोरियल, फिर n-r+1 का फैक्टोरियल, और नीचे यहाँ r-2 का फैक्टोरियल, और इनटू n-r+2 का फैक्टोरियल बराबर 1/3। अब इसको समझना है तुम्हें कि सर आप कैसे कटा दे रहे हैं, तो उसको समझा रहे हैं अभी, बहुत ध्यान से समझना है ना। उसको हम समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। याद करो कि अगर मान लो ऊपर 10 का फैक्टोरियल लिखा रहेगा और नीचे 9 का फैक्टोरियल लिखा रहेगा, तो कौन ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है कि 9 ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। उसी तरह से मान लो कि नीचे अगर मान लो 15 फैक्टोरियल लिखा हो और ऊपर अगर 14 फैक्टोरियल लिखा हो, ये पूरा क्वेश्चन हमको बनाना हो, तो अब बताओ कि ये 10 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला को एक कम करके लिख सकते हैं। जैसे 10 गुने 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो जाता है ना कि नीचे वाला 9 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब 14 फैक्टोरियल को 15 फैक्टोरियल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। 14 को 14 ही फैक्टोरियल रहने देंगे, लेकिन जो ए वो ज़्यादा है या 2 गो ज़्यादा है, जैसे मान लो यहाँ पे हम 14 की जगह पे 13 ही कर देते, तो ऊपर 13 फैक्टोरियल रहता, तो नीचे जो है कहानी क्या बनती, 15 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते, 15 गुने 14 गुने और फिर 13 फैक्टोरियल। उससे फ़ायदा हो क्या होता कि बड़ा वाला को एक एक कम करके जब हम ऐसे 15 14 13 का फैक्टोरियल लिख दिए, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करिए ना कि r-1 का फैक्टोरियल ज़्यादा है कि r-2 का फैक्टोरियल ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? r-1, क्योंकि इसमें 2 को घटा है। तो r-1 को हम ऊपर रहने देंगे ऐसे ही, r-1 का फैक्टोरियल नहीं, r-1 एक ज़्यादा है, तो इसको हम जो ज़्यादा है, जैसे 10 ज़्यादा था तो 10 गुना एगो कम करके लिखे। उसी तरह से r-1 का फैक्टोरियल था, तो r-1 और फिर एगो कम करो, तो r-2 का फैक्टोरियल लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? और नीचे वाला जो होगा वो r-2 फैक्टोरियल से कट जाएगा। अब बताओ कौन ज़्यादा है इसमें, इन दोनों में कौन ज़्यादा है, n-r+2 ज़्यादा है कि n-r+1 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? ऑब्जर्व करिए, n-r दोनों में है, इसमें +1 है इसमें +2 है, तो ये ना ज़्यादा है, नीचे वाला ना ज़्यादा है। तो नीचे वाला अगर ज़्यादा है तो नीचे वाला को एगो कम करो, एक ठो ही ना कम करते हो। जैसे n-r+2 है, एगो ही रहेगा। अगला स्टेप में हमारा जब फैक्टोरियल होगा तो n-r+1 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, और ये ऊपर वाले टर्म से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इससे कट गया। क्या अब उसे समझाने की ज़रूरत है कि हो जाएगा? तो कभी कभी ऐसा होता है कि पिछला स्टेप पे ना समझ में, अगला स्टेप में आ जाए समझ में। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे मान के चलो, क्योंकि अब यही बचा है और ये बचा है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3r -3 एकम 3, और इधर n-r+2 का 1 में होगा तो n-r+2 है ना। तो यहाँ से r को खींच लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 4r ना, और इधर n हो जाएगा और +5 हो जाएगा, n+5। ये बात समझ में आया? अब इस काम को करते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 है ना। और एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानने से अच्छा है कि आप एक काम कर लो कि n का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो। इसमें n का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, 4r-5। 5 को इधर भेज दिए तो 4r-5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और यहाँ पे हम n के जगह पे रख देते हैं। तो ये हमारा 8r था और बराबर 3, और n के जगह पे क्या लिख देंगे, 4r-5 +3। किससे लिखे, तो फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग 8r वही उतारे हैं, 3 वही उतारे हैं, n के जगह पे 4r-5 किए हैं, अब +3। क्या ये बात समझ में आई? तो ये हो गया 4 तिया 12r और -3 × 5 = 15 और +3। अब क्या करो,
कि ये 8R को बराबर के उधर भेज दो, तो 12R में से 8R घटेगा, कितना बचेगा 4R, और 15 और 3 का कैलकुलेशन -12 हुआ। -12 को बराबर के इधर भेज दो तो वो +12 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें दिखाई दे दिया R का वैल्यू कितना आया, 3, 3 चौके 12। अब ये R का वैल्यू जो 3 आया, आप क्या करो कि इस इक्वेशन 1 में डाल दो, तो n का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 4R अब -5, तो n बराबर क्या है तुम्हारा 4, R का वैल्यू आया है 3, और ये हो जाएगा -5, तो ये हो गया 4, तो ये 12 में से 5 गया 7। क्या n और r का वैल्यू पूछा था, और n और r का वैल्यू आ गया। समझ में आई बात? पूरा प्रोसेस प्रिंट कर लीजिए।